Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो 2023 में आई थी, 1 अप्रैल 2023 को, और इसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको थ्रोली जो है पूरी कंप्लीट नॉलेज इसकी हो जाए। तो इसके लिए मैं 10 के 10 चैप्टर्स के ऊपर एक वीडियो की एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हम लोग 5वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर नंबर 5 जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, उसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, EPCG। EPCG स्कीम जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इससे पहले जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर से कोई रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करते हो, रॉ मटेरियल अगर बाहर से मंगवाते हो, ये इसको हम इनपुट बोलते हैं, तो उस रॉ मटेरियल के लिए आपके पास कई स्कीम्स हैं, आपको गवर्नमेंट काफ़ी छूट देती है। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एक रेमिशन स्कीम थी और एक रिबेट स्कीम भी गवर्नमेंट ने शुरू की हुई है। तो ये इसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो था बेसिकली वो रॉ मटेरियल के ऊपर था कि अगर आप फॉरेन से रॉ मटेरियल मंगवाते हो तो आपको इसके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया था? ताकि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। तो इसी कड़ी में गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल के साथ साथ जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स मीन्स कि आपको प्रोडक्शन करना है बट आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है जिससे आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है आपको कैपिटल गुड्स भी बाहर से इंपोर्ट करने की सुविधा देती है। तो आप बाहर से कैपिटल गुड्स भी मंगवा सकते हो, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी ताकि आप अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएँ, और आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा उन्हीं आइटम्स का जो आप इन कैपिटल गुड्स के माध्यम से प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब जो आइटम आप बाहर से, जो मशीनरी या इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आप बाहर से मंगवा रहे हो कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उस आइटम को आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। उसके कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल के लिए आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, अगर बाहर से मंगवाना हो, आपको इंपोर्ट करना हो, और कैपिटल गुड्स अगर बाहर से मंगवानी हो, वो मैंने आपको बता दिया कि वो प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। उसके लिए चैप्टर नंबर 5 है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? EPCG स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कि आप जो है बाहर से कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हो। किस लिए? ताकि आप क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएँ और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस है उसको भी बढ़ा पाएँ। विदेशों में जो इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी, उनकी भी डिमांड रहे, वो भी कंपटीशन में रहें और गवर्नमेंट को डॉलर मिले। तो EPCG स्कीम क्या है? EPCG स्कीम आपको अलाउ करती है कि आप बाहर से कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हैं। पूंजीगत जो सामान होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। एट 0 कस्टम ड्यूटी, आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला आपका ड्यूटी माफ़ होंगी, इसके साथ साथ आपका जो IGST है वो भी माफ़ होगा और कंपनसेशन सेस भी माफ़ हो जाएगा। 3 चीज़ें इसमें आपकी माफ़ होंगी। आपको इनके ऊपर कोई IGST देने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड GST टैक्स और कंपनसेशन सेस और 0 कस्टम ड्यूटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि EPCG के अंदर आपको एक तो 0 कस्टम ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, और आपको IGST और कंपनसेशन सेस भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? EPCG स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको
EPCG ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन देनी होगी। आपको जो परमिशन मिल जाएगी तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट दिखाएंगे गवर्नमेंट को, तो फिर आपकी ड्यूटी सारी जो है वो आप शुरू से ही आपकी माफ़ हो जाएगी। क्या क्या कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आता है, मैंने बताया कि कैपिटल गुड्स के अंदर क्या क्या, इस स्कीम के अंदर कैपिटल गुड्स क्या माने जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल गुड्स, सेकंड नंबर पे कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो कि कैपिटल गुड्स का ही पार्ट होंगे। जैसे आपने कोई प्लांट मंगाया है या कोई मशीनरी मंगवाई है तो वो इतनी मॉडर्न मशीनरी है कि उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए और कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए। नेक्स्ट आपके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो सांचा होता है, डाइज होती हैं, जो इसका जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं, जो उसको किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसको संभाल के रखेंगे, जो उसके बने बनाए जो सांचे आएंगे, एंड टूल्स एंड रिफैक्ट्रीज, तो सारे जो छोटी छोटी आइटम साथ में आती हैं वो भी अलाउड हैं कैपिटल गुड्स के साथ। और इंपोर्ट जो आप कर रहे हो, कैपिटल गुड्स जो आप बाहर से मंगवा रहे हो, उसके ऊपर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है कि आपको एक्सपोर्ट करना होगा। कितना? 6 टाइम्स, 6 गुना जितनी आपने ड्यूटीज़, टैक्सेस और सेस बचाए हैं, ड्यूटीज़, टैक्सेस एंड सेस जो आपने सेव किया है कैपिटल गुड्स के ऊपर। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए के कैपिटल गुड्स कोई प्लांट मशीनरी मंगवाया है और उसके ऊपर आपको मान लो 10 लाख रुपए की ड्यूटीज़, टैक्सेस एंड सेस बच गया है, तो इसका 6 गुना आपको मतलब 60 लाख रुपए तक आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और ये 6 सालों के अंदर अंदर आपने करना है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि 6 साल में आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उतारना पड़ेगा और 6 गुना तक आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जितना आपने ड्यूटीज़, टैक्सेस और सेस के थ्रू बचाया है। इंपोर्ट जो है वो आपको 6 गुना भी करना है और एक एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी आपको पूरा करना पड़ेगा। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है कि आपने जो लास्ट के 3 साल हैं उसका जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो आपको लेना पड़ेगा, वो ज़रूर आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज़ आल्सो ए कंडीशन कि लास्ट के 3 साल का जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो आपका एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन माना जाएगा, वो भी आपको निभाना पड़ेगा। ऑथराइजेशन जो आपने लिया है, जो परमिशन आपने ली है EPCG स्कीम के तहत, वो आपकी 24 मंथ्स तक अलाउड रहेगी। जिस दिन आपने वो एप्लीकेशन डाली, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगी, उसके 24 मंथ के अंदर अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स का। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो आइटम्स जो रेस्ट्रिक्टेड हैं इंपोर्ट के लिए, जो भी आइटम आप बाहर से मंगवा रहे हो, अगर वो आइटम के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रुकावट लगा रखी है तो फिर वो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक्जिम फैसिलिटेशन कमेटी EFC, DGFT का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे कमेटी है एक्जिम फैसिलिटेशन कमेटी, वहाँ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसी कैपिटल गुड का इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स की लिस्ट में है, तो ये भी पॉसिबल है कि आप अप्रूवल ले आएँ पहले, फिर आप अलाउ हो जाएगा आपको। क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं EPCG के अंदर? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो मेन एक्सपोर्टर है वो भी अलाउड है, चाहे वो उसने सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर की मदद ली हो चाहे ना ली हो, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर भी अलाउड है और मर्चेंट एक्सपोर्टर भी अलाउड है जो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ा हुआ है, एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारे के सारे अलाउड हैं। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मेन कंपनी है, मान लो ABC कंपनी का नाम है जो मेन प्रोडक्ट बना रही है। ये सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? जो छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जो कि मेन मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ेंगे। और मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन होता है? ये ट्रेडिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट संभालते हैं, तो ये भी अलाउड हैं। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर, ये जो CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर सेंटर, ये भी अलाउड हैं। तो जब भी आप EPCG ऑथराइजेशन लेने जाओगे तो आपको सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर का नाम भी देना ज़रूरी होता है। EPCG स्कीम जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर को भी अलाउड करती है, जैसा कि मैंने इस पिछले पॉइंट में बताया था। ये सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, DGFT के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। ये लोग DGFT के हेडक्वार्टर से सर्टिफाइड होते हैं और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर, और PM मित्र जो है, जो स्कीम है, उसके अंदर जो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर को भी अलाउ किया गया है।
एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो ऑथराइजेशन होल्डर जिसने परमिशन ली है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उन आइटम्स का जो कि उसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है या फिर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, जिसके लिए EPCG ऑथराइजेशन आपने लिया है। ये कितना है? 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटीज़, टैक्सेस एंड सेस जो आपने बचाया है, और कितने सालों में? 6 सालों में आपको इसको पूरा करना होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसको, ये ऑब्लिगेशन जो आपका है ये आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी पूरा कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। मे एक्सपोर्ट इधर डायरेक्टली और थ्रू थर्ड पार्टी, किसी और पार्टी के द्वारा भी आप एक्सपोर्ट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कितना होना चाहिए, प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट के 3 साल जब आपने लाइसेंस लिया है उसका जो एवरेज होगा वो आपका एवरेज ऑब्लिगेशन माना जाएगा, उतना तो एक्सपोर्ट आपको करना ही होगा। अगर आप कैपिटल गुड्स बाहर से ना लेकर के, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी मशीनरी बाहर से ना लेकर के इंडिया से ही लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंडिजिनस सोर्सेज, तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका जो है वो 25% लेस हो जाएगा जो नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। तो जहाँ पे आपका 6 गुना तक था वो 25% कम हो जाएगा, मतलब 75% आपको ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा अगर आप कैपिटल गुड्स बाहर से ना ले करके इंडिया से ही ले लेते हो। तब भी आपको एक्सपोर्ट तो बाहर करना ही पड़ेगा, बट आपको 6 गुना नहीं करना बल्कि 6 गुने का 75% करना है, जो कि लगभग 4.5 गुना हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो पहला चैप्टर था उसमें हमने किया था कि अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से लेते हो तो आप एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, ड्यूटी ड्रॉबैक, ROSTCL और RODTP स्कीम जो आप इसका लाभ उठाते हो उसमें भी आप एक्सपोर्ट करना पड़ता है आपको। जब आप रॉ मटेरियल बाहर से लेते हो और उसी रॉ मटेरियल से आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट को भी आपको बाहर एक्सपोर्ट करना होता है। तो ये जो आपने एक्सपोर्ट किया है इन स्कीम्स के तहत, ये भी आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर, जो आप EPCG स्कीम के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना होता है 6 गुना, वो इसके अंदर भी कैलकुलेटेड माना जाएगा। वो जो आपने इन स्कीम्स के तहत एक्सपोर्ट किया है वो भी आपका EPCG स्कीम में काउंट माना जाएगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो आप फिजिकल एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और डीम एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हो DTA एरिया के अंदर या सेज को या किसी और को, वो भी आपका माना जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो आपका होता है, एक्सपोर्ट जो आपने करना है 6 गुना तक, वो आप इस तरह भी फुलफिल कर सकते हो कि आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की जो आइटम्स हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं या जो आपके कोई भी कंप्यूटर का इक्विपमेंट है WTO के एग्रीमेंट के तहत, वो आप इंडिया के डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर अगर आप सप्लाई करते हो इस तरह की आइटम को, तो वो अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज के अंदर प्राप्त होती है इस तरह की जो आपने बेचा है DTA एरिया के अंदर, वो भी आपका एक्सपोर्ट के अंदर ही माना जाएगा। वो इस तरह से ऑब्लिगेशन पूरा हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आइटम अगर आप कोई बाहर सप्लाई करते हो DTA एरिया के अंदर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जो इंडिया के अंदर ही होती हैं सेज को छोड़ करके, तो वो भी आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर ले सकते हो। शर्त क्या है कि ये फ्री फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपका होना चाहिए। अगर आप कोई ऑथराइजेशन होल्डर जो है जिसने परमिशन ली है, अगर उसको कोई रॉयल्टी की पेमेंट मिलती है जो कि फ्री कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर आती है, या फिर उसको कोई R&D सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट मिली है, कोई फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ है, तो वो भी आपका EPCG स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर काउंट होगा। तो रॉयल्टी पेमेंट एंड R&D सर्विसेज के लिए अगर आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज मिला है तो वो भी आपका इस EPCG स्कीम के एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट माना जाएगा। एक ये पॉइंट था कि कैपिटल गुड्स जो है वो आप बाहर से मंगवाने की बजाय, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मशीनरी है, प्लांट है, वो बाहर से मंगवाने के बजाय आप इंडिया से ही उसको ले रहे हो, ताकि जो आपका डोमेस्टिक सप्लायर है उनको फ़ायदा हो। ये भी एक स्कीम है। अगर कोई भी EPCG ऑथराइजेशन जिसने लिया है, EPCG स्कीम का लाभ उठाने के लिए कोई परमिशन ली है, तो वो अगर कैपिटल गुड्स को एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से लेता है तो वो ऐसा कर सकता है इस लेटर के तहत, दैट इज़ कॉल्ड इन वैलिडेशन लेटर और एडवांस रिलीज ऑर्डर जिसको हम कहते हैं ARO।
इनके तहत एक एक पर्सन जो है इंडिया के अंदर कोई मशीनरी जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से भी ले सकता है। तो ये जो आप एलिजिबल माने जाएंगे, मान लो एक ABC कंपनी है जो इंडिया की है, उसने बाहर से मशीनरी लेने की बजाय XYZ कंपनी जो इंडिया की है उससे मशीनरी ले ली है। तो इससे क्या होता है कि XYZ जो डोमेस्टिक सप्लायर है उसको फ़ायदा होता है और वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, और XYZ ने जो मशीनरी दी है वो भी एक किस्म से एक्सपोर्ट ही मानी जाएगी और उसको उसमें बेनिफिट मिलेंगे। तो ये फैसिलिटी भी FTP 2023 के अंदर लागू की गई है कि आप डोमेस्टिक सप्लायर से भी कैपिटल गुड्स खरीद सकते हैं, और आपको जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना होगा वो 6 टाइम्स तक करना होगा। और डोमेस्टिक सप्लायर ने जो आपको मशीनरी दी है, कैपिटल गुड्स दिए हैं, वो भी एक किस्म से डीम्ड एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। इंसेंटिव फॉर अर्ली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट, अगर मैंने आपको बताया कि आपने 6 साल के अंदर 6 गुना तक जो है एक्सपोर्ट करना होता है, जितना भी आपने ड्यूटीज़, टैक्सेस और सेस जो आपने बचाया है, परंतु अगर आप पहले ही इस ऑब्लिगेशन को पूरा कर देते हो तो फिर उसके लिए क्या स्कीम है। अगर कोई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक छूट दी है कि अगर आप 75% या इससे ज़्यादा का जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको 6 गुना तक करना होता है, अगर उसका 75% आपने 3 साल के अंदर अंदर कर दिया है या उससे पहले कर दिया है, 3 साल या उससे पहले, 3 साल या पहले तक अगर आपने 75% जो आपका स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था वो पूरा कर दिया है, या फिर जो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो आपने 100% पूरा कर दिया है 3 साल के अंदर अंदर, तो आपको रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि आप अगर 3 साल या इससे पहले 75% ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर देते हो, या एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो क्या है, लास्ट के 3 साल का एवरेज, अगर आप उसको 3 साल से पहले ही पूरा कर देते हो तो आपको रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कंसर्न्ड आपका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जल्दी एक्सपोर्ट करके अपना पीछे छुड़वा सकते हैं। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कम रखा गया है, वो आपका 75% ही होगा नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो यूटीज़ हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की, उनके लिए भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो 25% रखा गया है। इनमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन से एरिया हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, J&K एंड लद्दाख। तो आपको जो स्पेसिफिक 6 गुना तक जो करना था वो आपको 6 गुना नहीं करना, बल्कि सिर्फ 25%, मतलब 1.5 गुना, 1.5 गुना तक ही आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन निभाना है। जितनी भी आपने ड्यूटी टैक्सेस बचाए हैं उसका सिर्फ 1.5 टाइम ही आपको एक्सपोर्ट करना है। एक एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 3 साल हैं उसका जो एवरेज आएगा वो भी आपको मेंटेन रखना होता है। तो उसके लिए भी छूट है कुछ एरियाज़ के अंदर, वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है कि EPCG जो परमिशन आपने ली है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। वो एरियाज़ कौन कौन से हैं, दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इंडस्ट्रीज कवर्ड अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर जो आपका मछली पालन है, या आप शंख बनाते हो, या आप कमल के फूल उगाते हो, कोई भी चीज़ आप पानी के अंदर जो पैदा कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये प्रोडक्ट्स जो हैं, फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती, और इसके साथ साथ जो आपका हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी हो गया, इसके अलावा पोल्ट्री जो अंडे हो गए और मुर्गा पालन हो गया, विटीकल्चर जिसको हम कहते हैं अंगूरों की खेती, उसके अंदर भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है एवरेज ऑब्लिगेशन। एंड देन देयर इज़ सेरिकल्चर जो रेशम के कीड़ों की खेती होती है, रेशम का जो हम धागा बनाते हैं उसकी। इसके अलावा कारपेट, कोयर मतलब नारियल की जो जटा होती है, नारियल का जो फूस होता है। एंड देन देयर इज़ जूट,
तो ये लगभग 13 एरिया है जहाँ पे आपको एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको निभाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि लास्ट 3 साल का एवरेज होता है, वहाँ पे आपको ये छूट दी गई है। तो ये चैप्टर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर था, जिसमें हमने ये देखा कि आपने अगर कैपिटल गुड्स अगर आपने बाहर से मंगवानी है तो उसके लिए आपको EPCG स्कीम दी गई है। ये स्कीम कहती है कि आप बाहर से प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर मंगवा सकते हो। आपको ऑब्लिगेशन क्या करना पड़ेगा, क्या आपका कर्तव्य बनता है कि जितने भी आपने ड्यूटीज़, टैक्सेस और सेस आपने बचाया है, जो आपको नहीं लगेगा, गवर्नमेंट उस पर आपको छूट दे रही है, उसका आपको 6 गुना तक जो है 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। और जो आपने परमिशन ली है, ऑथराइजेशन लिया है, उसके लेने के 24 महीने के अंदर अंदर आप ये आइटम बाहर से मंगवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस लेक्चर को बड़े प्यार से सुना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए या यूट्यूब के इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए तो भी आप मुझे मेल कीजिए, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द कंटेंट। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।